दिसंबर की हड्डियां गला देने वाली ठंड थी। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ ना दिखे। उस दिन आसमान में काले घने बादल छाए थे, बिल्कुल माधव की किस्मत की तरह। माधव, जो उस वक्त थोड़ा जवान था, अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए पैसों की गुहार लगाने मुंशी गिरधारी के यहाँ गया था। उसे नहीं पता था कि वो मदद नहीं बल्कि अपनी बर्बादी मांगने जा रहा था। राम राम हुकुम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए मांगे हैं। अरे माधव, रो मत, हम तो बैठे ही हैं मदद के लिए। अरे यही तो हमारा काम है। देख, रकम बड़ी है, गिरवी तो कुछ रखना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं है हुकुम, बस ये छोटा सा पुश्तैनी घर परिवार का सर छुपाने के लिए और जमीन का टुकड़ा है जो बंजर है। अरे कोई बात नहीं, ये ले, इन कागजों पर अंगूठा लगा दे। जैसे ही पैसे लौटाएगा जमीन तेरी है। बस इतना घबरा क्यों रहा है? लेकिन मुंशी जी, मुझे पढ़ना नहीं आता, इसमें लिखा क्या है? अरे मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ, इसमें वही लिखा है जो मैंने कहा। बस अंगूठा लगा और जब भी मन करे आकर पैसे ले जा। अब ज्यादा मत सोच, आजा जल्दी, अंगूठा लगा दे। माधव ने मुंशी को भगवान मानकर कोरे और कुछ लिखे हुए स्टैम्प पेपर्स पर अंगूठा लगा दिया था। मुंशी ने जानबूझकर ब्याज की दर इतनी ज्यादा लिखी थी जिसे चुकाना माधव के लिए नामुमकिन था। ये एक सोची समझी साजिश थी। अच्छा सुन माधव, चौक की ओर जा रहा है ना, तो बनवारी से 2 पान इलायची डलवा के लेते आ। अब जा। जैसा कहे हुकुम। माधव चला जाता है। अरे कितनी मेहनत लगती है इन छोटे लोगों को अपने चंगुल में फंसाने में। लेकिन कोई बात नहीं, एक नई जमीन तो हथिया ली ना कौड़ियों के भाव में। राधापुर नाम के गांव में ठंड का मौसम आ चुका था। करारे की ठंड पड़ रही थी। गांव में माधव का टूटा फूटा पानी का ठेला खड़ा था। माधव ठंड से ठिठुर रहा था। उसने एक पुराना स्वेटर पहना था जिसमें कई छेद थे। आज तो लगता है शरीर का खून भी जम जाएगा। सुबह से सिर्फ 20 रुपए की बिक्री हुई है। अगर आज आटा और तेल का पैसा नहीं निकला तो सुनीता घर में घुसने नहीं देगी। तभी गांव का एक आदमी रमेश वहां से गुजर रहा था। अरे रमेश भाई, गरम गरम पानी पूरी खा लो। ठंड में मिर्ची वाला पानी पियोगे तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। अरे हट, इस ठंड में तेरी सड़क छाप पानी पूरी कौन खाएगा? और सुन, वो मुंशी जी की कोठी के पास अपना ठेला मत खड़ा कर। वो बड़े लोग हैं, तेरे जैसे छोटे आदमी को वहाँ देखना भी पसंद नहीं करते। आया बड़ा शरीर गर्म करने। रमेश माधव को बुरा भला बोल के चला जाता है। माधव उदास होकर अपने ठेले को धक्का लगाता हुआ घर की तरफ निकल जाता है। एक कच्चा मकान था और उसकी छत से थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी। माधव खाली हाथ घर घुसता है। सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी और आग बुझा रही थी। माधव अंदर जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, गांव में मेला लगा है, मुझे भी घूमना है। मुझे मेले में ले चलो ना पापा। मेरे सारे दोस्त तो 2 बार घूम के आ गए। हाँ मेरा राजा बेटा, हम जल्दी वहाँ चलेंगे और खूब घूमेंगे। गगन, तू अपना मुंह बंद कर, इससे तो मैं बात करती हूँ। आ गए नवाब साहब, लाए कुछ पैसे? आज भी वही मनहूस शक्ल उठा के आ गए। सुनीता, आज ठंड बहुत थी, कोई घर से बाहर ही नहीं निकला। बहाने और सिर्फ बहाने। पड़ोस के सुरेश को देखो, शहर जाकर कितना कमाता है। अपनी बीवी के लिए नई साड़ी लाया है। और एक तुम हो, ईमानदार पानी पूरी वाले। बस अपनी ईमानदारी की माला जपते रहो और हमें भूखा मार दो। इस ईमानदारी ने दिया क्या है हमें? 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अरे जेब में 1 रुपया नहीं है और चले बेटे को मेला दिखाने। मैंने कोशिश की थी सुनीता, लेकिन वो मुंशी। बस उस मुंशी का नाम मत लेना, तुम्हारी बेवकूफी थी वो। मुंशी जी मेरे बाप दादा जैसे हैं, यही कहते थे ना। ले ली ना उसने सारी जमीन, अंगूठा लगवा लिया और तुम देखते रह गए। डरपोक हो तुम, एक हारे हुए इंसान। मैं लड़ रहा हूँ ना, देखना मेरे हालात समझो सुनीता। एक दिन वापस लाऊंगा अपनी जमीन। कब? जब मैं भूख और ठंड से मर जाऊंगी तभी बादल गरजने लगते हैं और जोरों की बारिश होने लगती है और घर की छत से पानी टपकने लगता है। गगन और मेरा इस कपकपाती ठंड से बुरा हाल है। गरम कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है हमारे पास। क्या इसी दिन के लिए मुझसे शादी की थी? मुझे नहीं रहना इस नर्क में। मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने बेटे को साथ लेकर। और अगर तुमने हम दोनों से मिलने की कोशिश की तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। तुम सड़ो यहाँ अपनी ईमानदारी के साथ। चल गगन,
बिजली जोरों से कड़कती है और जोर की बारिश होने लगती है। माधव घर के पास खड़ा अपनी बीवी और बेटे को सामने से सामान ले जाते हुए देख रहा था। सुनीता, रुको सुनीता, मत जाओ। मैं कसम खाता हूँ आज से बहुत पैसे कमाऊंगा। मैं शहर जाऊंगा बेचने, वहाँ ज्यादा लोग होते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा माधव, तुम पैदा ही गरीब हुए थे और गरीब ही मरोगे। मुझे अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करनी। माधव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। अगली सुबह माधव मुंशी गिरधारी के यहाँ जाता है और मुंशी खटिये पे बैठकर चाय पी रहा था। मुंशी जी राम राम। अरे कौन है रे तू? दूर खड़ा रह। अरे किसने इसे अंदर आने दिया? मालिक, मैं माधव। अरे माधव, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? पानी पूरी बेचने का समय नहीं हुआ अभी। चल अब जा। मजाक मत उड़ाइए मालिक, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। वो जमीन, वो कागज वापस कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने तो उसे सिर्फ कर्ज के बदले गिरवी रखी थी, बेचने के लिए नहीं। अरे बड़ा भोला है रे तू माधव। कागज पढ़ना आता है तुझे? नहीं ना? उस पर साफ लिखा था कि अगर 6 महीने में पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी। अब वो कानूनी तौर पर मेरी है। अब जा, जो करना है कर ले। अबे बंसी पान ला मेरा। सुबह सुबह दिमाग का सत्यानाश कर दिया इस मनहूस ने। बंसी पान लेके जाता है। अरे मुंह क्या देख रहा है? निकल इधर से। अबे चूना क्यों इतना डाला बे? हट। ऐसा मत कीजिए सरकार, मुझे कहाँ इन सरकारी चीजों के बारे में मालूम होगा। मैं अनपढ़ हूँ मुंशी जी, तरस खाइए, मेरा परिवार उजड़ गया है। वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा मुंशी जी। अरे सत्यानाश तेरा, तूने छुआ कैसे मुझे रे सत्यानाशी? अरे हट। अरे बंसी कालू मूंगा दीना, जल्दी आ, निकाल इसे मेरे दहलीज से। चल हट। छोटा आदमी और बड़ी बातें। खबरदार जो दोबारा मेरी हवेली की तरफ देखा भी। निकल यहाँ से मूंगा, जल्दी बाहर फेंक इसको। मुंशी के आदमी माधव को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। वहीं गांव के कुछ लोग ये सब नजारा देखकर माधव को ताने मार रहे थे। एकदम ठीक किया मुंशी बाबू ने। अरे देखो तो इसका दिमाग कितना चढ़ गया है। मुंशी बाबू के घर तक आ गया। अबे माधव, होश में आजा, अभी भी वक्त है। और देख लिया ना, मुझे बोलता था ना कि तेरे साथ धंधा नहीं करूंगा, तेरा काम 2 नंबर का है। अब देख, ईमानदार आदमी की औकात यही होती है। पैरों की धूल, न बीवी रही और न घर। इतने भी निर्दयी मत बनो सुरेश बाबू, समय की मार है। लेकिन एक बात याद रखना, जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग जीवन के नियम सीख जाते हैं। मैंने हमेशा अपना धंधा ईमानदारी के साथ किया है और उस पर अभी भी कायम रहूंगा। वो काली रात, समय बीतता गया। माधव मुंशी के कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। वो साल की सबसे सर्द रात थी। सुनीता माधव को छोड़कर चली गई थी। माधव सुन्न हो चुका था। उसने ठान लिया कि वो अब अपनी कीमत साबित करके रहेगा। वो तूफान में भी अपना ठेला लेकर निकल पड़ा था। बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थी। पानी पूरी बाबूजी, पानी पूरी। रात के 8 बज चुके थे। ठंड से उसका शरीर नीला पड़ रहा था। तभी उसे एक ग्राहक मिला जिसने 20 रुपए की पानी पूरी खाई। साहब, गलती से आपने 20 की जगह मुझे 50 का नोट दे दिया है। अरे भाई, बहुत खुददार मालूम होते हो। मैंने जानबूझ के दिया था, देखना चाहता था तुम्हारी नीयत। अब रख लो इसे अपने बड़े भाई का प्यार समझ के। शुक्रिया साहब। इधर सुनीता को अपने मायके में माधव की कमी खलने लगी थी। एक दिन सुनीता ने गगन से पूछा, गगन, बाबा की याद आती है? हाँ माँ, बहुत। चलो ना माँ बाबा के पास। मुझे भी बेटा, शायद मैंने गुस्से में उन्हें ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। लेकिन देखना, कल जब हम वहाँ पर उन्हें बिना बताए जाएंगे तो वो कितना खुश होंगे। मैं उनसे माफी मांग लूंगी, देखना वो मुझे माफ कर देंगे। हाँ माँ, मैं भी बाबा से माफी मांगूंगा। अब जा और जल्दी से नहा ले, फिर सामान बांधते हैं। उस दिन बाजार में बहुत भीड़ थी, लेकिन माधव का ठेला सूना पड़ा था। गांव के रईसजादे रमेश और सुरेश वहां से गुजर रहे थे। ओए छोटे, जरा रास्ता छोड़। तेरी यही टूटी खटारा गाड़ी हमारी बड़ी सी मोटरसाइकिल के सामने अच्छी नहीं लगती। अबे हटा इसे। बाबूजी, मैं साइड में ही खड़ा हूँ। गरीब आदमी हूँ, पेट पाल रहा हूँ। गरीब नहीं, तू छोटा आदमी है।
तेरी औकात बस इतनी है कि तू हम लोगों के जूते साफ करे। कर्ज तो चुका नहीं पाया, अब सड़क पर गंदगी फैला रहा है। अरे हट यहाँ से। बाबूजी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे छोटा मत कहिए, मेहनत ईमानदारी की खाता हूँ। मेहनत? मुंशी जी के तलवे चाटने वाले अब मेहनत की बात करेंगे? चल निकाल यहाँ से छोटे। सबके सामने माधव को जलील किया गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो चुपचाप अपना ठेला लेकर एक पेड़ के नीचे चला गया। उस रात माधव घर नहीं आया। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी कि कैसे अपने परिवार और जमीन को वापस लाए। उस दिन साल की सबसे सर्द रात थी। गर्म कपड़ा ना होने की वजह से माधव का शरीर बहुत ठंडा पड़ता जा रहा था और हाइपोथर्मिया की वजह से उसके दिल में अचानक से जोर का दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गया। सुनीता, मैं खाली हाथ नहीं आया। देखो, पैसे। सांस ना लेने की वजह से माधव की जान चली गई। उसके हाथ में बस एक ही 50 का नोट था जो उसने एक ग्राहक से कमाई की थी। माधव की सांसें थम गई थी। वो हमेशा के लिए खामोश हो गया था। अगली सुबह जब सुनीता लौटी तो उसे माधव का मृत शरीर मिला। उसकी बंद मुट्ठी में भीगे हुए 50 रुपए थे। उस दिन सुनीता की चीख से पूरा गांव दहल गया था। मुंशी, जमीन तो ले ली तूने, पर इस गरीब की हाय तुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसकी नीयत और ईमानदारी से होती है। पर अफसोस, दुनिया अक्सर ये बात तब समझती है जब वो इंसान चला जाता है। माधव की मृत्यु के बाद सुनीता ने आंसू पोंछ लिए थे। अब उसके पास रोने का वक्त नहीं था। उसने कसम खाई कि अब वो अपने बेटे गगन को अच्छी शिक्षा देगी। सुनीता घरों में बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती और रात भर जागकर कपड़ों की सिलाई करती। सुनीता ने कमर तोड़ मेहनत की। वो लोगों के ताने सुनती, अरे ये तो उसी पानी पूरी वाले की बीवी है। लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने गगन को अच्छे स्कूल में डाला और गगन भी मन लगा के पढ़ता। माँ, मैं बड़ा होकर उस मुंशी को छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, तुझे बदला नहीं लेना है। तुम्हें इतने बड़े बनना है कि मुंशी जैसे लोग तेरे सामने छोटे लगे। 25 साल बीत चुके थे। मुंशी अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया था। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। शहर से एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर आ रहा है जो गांव की जमीनें चौगुने दाम पर खरीदना चाहता है। चौगुना दाम? अगर मैं अपनी सारी जमीन उस कंपनी को लीज पर दे दूं तो मैं अरबपति बन जाऊंगा। मुंशी तुरंत रियल एस्टेट डेवलपर के ऑफिस में फोन लगाता है और अपनी जमीन को लीज पे देने के लिए बात करता है। अगली सुबह उसी कंपनी का प्रॉपर्टी एजेंट मुंशी के घर पहुंचता है। नमस्कार मुंशी जी, बहुत मुश्किल हुई आपके घर पहुंचने में। ये लीजिए, ये एग्रीमेंट है। अगर प्रोजेक्ट पास हुआ तो आपको 100 करोड़ मिलेंगे, लेकिन कुछ सरकारी चीजें होती हैं, वो हमें पूरी करनी होगी। अरे सब मैं समझता हूँ, तुम कर लो जो फॉर्मेलिटी तुझे करना है और जल्दी से काम चालू करवा लो। ठीक है मुंशी जी। गारंटी के तौर पर आपको अपनी सारी संपत्ति के पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी के नाम करनी होगी। अब ये सिर्फ एक औपचारिकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी? अब अच्छा, वो सब कर लो, लेकिन अब मेरे बैंक का अकाउंट नंबर जरा ध्यान से लिखना। पैसे टकाटक उसी में आने चाहिए लिल्ला, समझ गए ना? अब जल्दी लाओ, कहाँ दस्त खर्च करने हैं। मुंशी ने बिना पढ़े साइन कर दिया। उसे याद नहीं रहा कि 25 साल पहले उसने माधव के साथ भी यही किया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, बस खिलाड़ी बदल गए थे। मुंशी को पता नहीं था कि जिस कंपनी सनराइज होल्डिंग्स के साथ वो डील करने जा रहा था, उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि माधव का बेटा गगन था, जो अब अपना नाम सूरज रख चुका था। गगन अब देश का जाना माना वकील और बिजनेसमैन बन चुका था। गगन ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें मुंशी का फंसना तय था। मुंशी को अपनी सारी जमीन, जिसमें माधव की हड़पी हुई जमीन भी शामिल थी, प्रोजेक्ट के लिए गिरवी रखनी थी, जिसके बदले में उसे तुरंत 5 करोड़ का चेक मिलेगा, जो पोस्ट डेटेड था। मतलब उस तारीख के आने के बाद ही उसका पैसा निकाला जा सकता है। कुछ महीनों बाद एक डाकिया मुंशी के घर एक लेटर लेके आया। अरे मूंगा, जरा ये लेटर पढ़ तो। अब हमारा चश्मा घर के अंदर ही छूट गया है। मालिक, ये तो लीगल नोटिस है। क्या? अरे पढ़ जल्दी पढ़। विषय बेनामी लेन देन अधिनियम और धारा 420 धोखाधड़ी के तहत कानूनी कार्यवाही का नोटिस। अरे दादा रे, ये कैसे?
आपको सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल सूरज के साथ धोखाधड़ी कर अर्जित की गई बेनामी संपत्ति के संबंध में ये नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि 15 दिनों के भीतर इसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दीवानी और फौजदारी मुकदमा दायर किया जाएगा। अरे बाप रे, चूना लगा दिया रे बिना पान के, धोखा। गगन ने मुंशी के खिलाफ बेनाम संपत्ति और धोखाधड़ी का केस ठोक दिया था। कुछ दिनों के बाद गगन और मुंशी गिरधारी दोनों कोर्ट के आमने सामने थे। माय लॉर्ड, मुंशी गिरधारी ने जिन जमीनों को अपनी बताकर एग्रीमेंट साइन किया है वे असल में 25 साल पहले जाली अंगूठे के निशान लेकर गरीब किसानों से हड़पी गई थी। मेरे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है जो साबित करती है कि कागजों पर तारीखें बदली गई थी। झूठ, ये सब मेरा है, मैंने खरीदा है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। और सबसे बड़ा सबूत, मुंशी जी जिस कंपनी के नाम अपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उसने आपके एग्रीमेंट के क्लॉज नंबर 45 का इस्तेमाल किया है, जिसमें लिखा था कि अगर जमीन के मालिकाना हक में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो मुंशी जी की निजी हवेली और सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुंशी सन्न रह गया। उसने लालच में क्लॉज पढ़ी ही नहीं थी। जज ने फैसला सुनाया। मुंशी की सारी संपत्ति जब्त करके नीलाम की जाएगी और पीड़ितों किसानों को उनका हक वापस मिलेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुंशी के घर की नीलामी हो चुकी थी। मुंशी अब सड़क पर था। वहीं रमेश और सुरेश, जो कभी मुंशी के चमचे थे, अब उसे पहचान भी नहीं रहे थे। कोई मदद करो, मैं मुंशी गिरधारी हूँ। अरे हट पागल, बड़ा आया मुंशी। चल चल आगे बढ़, तू भिखारी है भिखारी। चल जा और अब भीख मांग, गरीबों के पैसा लूटेगा। चल निकल। तभी एक लंबी काली गाड़ी वहां आकर रुकी। गगन और उसकी माँ बाहर निकले। गगन बिल्कुल अपने पिता की तरह दिख रहा था। सुनीता को देखते ही उसके होश उड़ गए। तुम माधव के बेटे हो? हाँ मुंशी जी, छोटा आदमी। आज आप उसी जगह खड़े हैं जहाँ मेरे पिता ने दम तोड़ा था। सुनीता की आंखों में खून उतर आता है। वो पास पड़ा डंडा उठाती है। तूने मेरे सुहाग को मारा था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सूरज दौड़कर आता है और सुनीता का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ मुझे सूरज, आज मतलब पूरा होने दे। नहीं माँ, अगर हमने भी वही किया जो इसने किया तो हमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। सूरज मुंशी को उठाता है। वो अपनी शॉल उतारकर मुंशी के कांपते कंधों पर डाल देता है और उसने मुंशी के हाथ में वही 50 का नोट रखा जो उसने 25 साल से संभाल कर रखा था। मैं हार गया बेटा, तेरी अच्छाई ने मुझे हरा दिया। माधव, देख रहे हो, आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा बन गया।